हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। तो अध्याय 10 है ध्वनि। तो आज ध्वनि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन को। लिखा है, अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश समाप्त हो गया। दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्रायः पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके समीप कोई खिलाड़ी है। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। यहाँ आप कुछ वाद्य यंत्र देख सकते हैं। ये तबला है, ये बांसुरी है, ये सितार है और ये हारमोनियम है। लिखा है, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी को जब बज ना रही हो छू कर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो इसे पुनः सुनकर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी मांद स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कस कर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींच कर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। तो किसी वस्तु की अपनी मांद स्थिति से इधर उधर या आगे पीछे होने वाली जो गति होती है वह कंपन कहलाती है। इस बात को याद रखिएगा। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। संभवतः आपने मंजीरा, घटम तथा नूट तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। क्या इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम आप बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। ये घटम है, आप देख सकते हैं, और ये है मंजीरा इस चित्र में। यहाँ लिखा हुआ है, जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती। वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते, बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। अब पढ़ेंगे मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। लिखा है, कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरे की तरह गुंजन कीजिए। अपने हाथों को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है? मानवों में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है।
अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी हिस्से पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, आइए देखें वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। तो यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि मानवों में वाक तंत्र कहाँ पर होता है। ये इस जगह पर होता है जहाँ ये दिखाई दे रहा है चित्र में। यहाँ लिखा हुआ है पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई 20 mm होती है, जबकि महिलाओं में इसकी लंबाई 15 mm होती है। बच्चों में वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। क्योंकि इनके वाक तंतुओं की लंबाई भिन्न भिन्न है, इसलिए इनकी ध्वनियाँ भी अलग अलग तरीके की होती हैं। अब लिखा है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। लिखा है जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज को सुन पाती है। उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है? तो इसे एक क्रियाकलाप से समझेंगे। लिखा है धातु या कांच का एक गिलास लीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो। इसमें एक सेल फोन रखिए। याद रखिए कि सेल फोन पानी में न रखा जाए। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। अब गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटा कर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच खाली जगह पर सटा कर रखिए। अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज सुनिए। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? गिलास को अपने मुंह से हटाइए। क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने पर घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो इस बात को याद रखिएगा कि ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है। अब लिखा है क्या ध्वनि द्रवों में संचरित होती है? तो पहला तो ये ज्ञात हो गया कि ध्वनि जो है वह निर्वात में संचरित नहीं होती, यानी उसके लिए वायु की आवश्यकता होती है। अब पढ़ेंगे क्या ध्वनि द्रवों में संचरित होती है। क्रियाकलाप से इसे समझेंगे। लिखा है एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए, इसे स्वच्छ जल से भरिए। एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को ना छुए। अपने कान को जल की सतह पर सावधानी पूर्वक रखिए। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में हो सकता है? तो अब पहेली को पता चला है कि तो व्हेल, डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान कर पाते। अब पढ़ेंगे कि ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है कि नहीं। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्रियाकलाप लिखा है धातु का एक मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लीजिए।
इसके एक सिरे को अपने कान से सटा कर रखिए। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोचने या खटखटाने को कहिए। क्या आप खरोचने की ध्वनि सुन पाते हैं? अपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछिए, क्या वे भी इस ध्वनि को सुन पाए? आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोचने के लिए कहकर भी उपरोक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं। हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी तथा धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजन क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। संचरण ठोस, द्रव और वायु तीनों में हो सकता है, परंतु निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। अब लिखा है, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। लिखा है, कान के बाहरी भाग की आकृति कीप जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है। इसे कार्डपटल कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि कार्डपटल क्या कार्य करता है, आइए इसको समझें। लिखा है, कार्डपटल एक तानित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कार्डपटल को कंपित करते हैं। कार्डपटल कंपनों को आंतर कर्ड तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। पहेली कह रही है कि हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यानी कार्डपटल को क्षति पहुंचा सकती है जिससे सुनने की क्षमता कम हो सकती है। अब पढ़ेंगे कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति के बारे में। लिखा है, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसके आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत Hz है। एक हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? आगे लिखा है, ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए यह आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हों। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? अब पढ़ेंगे प्रबलता तथा तारत्व के बारे में। तो प्रबलता और तारत्व क्या होता है, इसे क्रियाकलाप से समझेंगे। लिखा है, एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे से टकराइए। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए तथा फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्मोकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए। गिलास को कंपित कराइए। देखिए कि गेंद कितनी विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होगा तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। तो ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो जो उसकी ध्वनि उत्पन्न होती है वह मंद होती है।
ये बात याद रखनी है। आगे लिखा है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। निम्न सारणी में विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनि की प्रबलता का कुछ बोध कराती है। तो इसमें कुछ ध्वनि लिखी हुई है और उसकी प्रबलता लिखी है। सामान्य श्वास जो होती है वह 10 डेसिबल की होती है। मंद फुसफुसाहट होती है 30 डेसिबल की। सामान्य बातचीत होती है 60 डेसिबल। व्यस्त यातायात 70 डेसिबल और औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ये बात याद रखनी है। आगे लिखा है, ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। ये बात अभी बताई थी, वही लिखी हुई है यहाँ पर। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए, क्या इनमें कुछ अंतर है? चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हो फिर भी इनमें कुछ भिन्नता है। आइए देखें ये किस प्रकार भिन्न है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतम्य को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारतम्य कम है। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए यह कम तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है और इसलिए अधिक तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करती है। पक्षी उच्च तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि शेर की दहाड़ का तारतम्य मंद होता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल होती है, जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाज़ें सुनते हैं। क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप यह कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है? सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति तथा अधिक तीखी होती है। तो ये बात याद रखनी है कि जो महिला की आवाज़ होती है उसकी आवृत्ति अधिक होती है पुरुष की तुलना में, इसीलिए महिला की आवाज़ जो होती है वह तीखी सुनाई पड़ती है। अब लिखा है श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियों के बारे में जानेंगे। लिखा है, हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तथ्य यह है कि 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकता। यानी कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास कितना है, या मानव कान कितने हर्ट्ज की ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। तो ये याद रखना है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियाँ ही मानव कान द्वारा सुनी जा सकती हैं। अब लिखा है शोर तथा संगीत। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुँचाती है? कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती हैं जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती। मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती हैं? क्या आपको बसों तथा ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं? इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोलें तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है, यानी जो ध्वनि कानों को
सुखद लगे वह सुस्वर ध्वनि कहलाती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि स्वस्वर ध्वनि है। तो सुखद लगने वाली ध्वनियां होती हैं उन्हें सुस्वर ध्वनि कहते हैं, जबकि जो ध्वनियां अप्रिय होती हैं जैसे कि ट्रक और बसों का हॉर्न, किसी फैक्ट्री की अधिक तेज आवाज, ये सब कानों को अप्रिय लगती हैं। अब पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में। लिखा है, आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी शामिल है, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऊंची आवाज में चलाई गई टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूलन सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? अनिद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहता है तो उसके सुनने की जो क्षमता है वह कम हो जाती है। अब लिखा है, ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रवशामक युक्तियाँ लगानी चाहिए, यानी जिसे साइलेंसर कहते हैं। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि ध्वनि आवासों तक ना पहुंच पाए। तो ये ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय थे। अब यहाँ पर श्रवण क्षति के बारे में लिखा है तो ये भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, पूर्णतया श्रवण क्षति जो कि विरले ही होती है, प्रायः जन्म से होती है। आंशिक अशक्तता सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा यानी सांकेतिक भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। प्रौद्योगिकी युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। तो आज की लेसन में ध्वनि के बारे में जाना, ध्वनि की प्रबलता, तारत्व, आवृत्ति, इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।